नमस्कार साथियों, वेलकम टू वन पेज लर्निंग। आज हम लाए हैं साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे मनोविज्ञान की पढ़ने की पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का कोई भी टॉपिक या चैप्टर तभी बढ़िया से समझ में आएगा जब आपको ये टॉपिक मतलब मनोविज्ञान की यात्रा या फिर जर्नी ऑफ मनोविज्ञान, या जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम, ठीक है। ये सबसे मुश्किल होने वाला टॉपिक आज वन पेज लर्निंग लाया है बेहतर, आसान व इंटरेस्टिंग तरीके से। वीडियो चाहे लंबा हो, समझाने के लिए हो जाता है वीडियो लंबा, लेकिन नोट्स मिलेंगे आपको एक ही पेज में पूरे कंप्लीट। यही अपनी OPL यानी वन पेज लर्निंग की मोटो है, जिससे अपन रिपीट करने के लिए व गहरी समझ बनाने के लिए मैटर सिंगल पेज पे रखते हैं। आपको अगर ये तरीका पसंद आता है पढ़ाई का तो कमेंट जरूर करें। साथियों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, और पहले मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ते थे, फिर मन मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में पढ़ने लगे, फिर चेतना और फिर व्यवहार। तो ये जर्नी कैसे हुई? अब ये जर्नी पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आई कि मनोविज्ञान में कैसे कैसे डेवलपमेंट होते रहे, कौन कौन सी बुक्स आई, कैसे कैसे इसके नाम का मतलब क्या होता है, किस किस मैन जो ये हैं साइकोलॉजी के विद्वान हैं, उन्होंने क्या क्या बोला, कौन कौन सी बुक आई, कैसे कैसे नकारा, कैसे मन मस्तिष्क को हटाया गया अध्ययन, कैसे चेतना को हटाया गया। ये सारा हम इसमें विकास क्रम पूरा देखेंगे, पूरी जर्नी, और एक पेज में सबसे बढ़िया बात यही है आपके लिए। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं पूरा पेज का, थोड़ा एक बार आपको दर्शन कराता हूँ कि पहले आत्मा का अध्ययन है, फिर मन मस्तिष्क का अध्ययन है, फिर चेतना का अध्ययन है, और फिर व्यवहार का अध्ययन है, और इनकी फिर डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं पहले इसका नाम, ठीक है। इसका नाम में है साइको प्लस लॉजी, ठीक ना। अब साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा। साइको का मतलब होता है आत्मा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब क्या हो गया था? आत्मा का अध्ययन, ठीक है। क्लियर? इस वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। तो साथियों अब अपन पढ़ते हैं विकास की जर्नी। तो एक बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आत्मा बनेगी, फिर मन मस्तिष्क बनेगा, फिर चेतना बनेगी। ये मैंने पहले ऊपर लिखा है, ठीक है। तो और लास्ट में ये वुडवर्थ का एक वो है, कोटेशन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का परित्याग किया, उसके बाद वह अपनी चेतना छोड़ खोकर अंत में वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप में अपनाए हुए है, ठीक है। तो वुडवर्थ ने ये कहा था, और ये पूरा एक सार है इसका, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि किसने कहा था ये लाइन, ठीक है। हर एक पॉइंट इसका क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो आपको साथ में बताते चलूंगा मैं, ठीक है। साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको एक टाइम लाइन बना रखी है। आप राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपको एक लाइन मिल रही है, जिसमें 4th BC 1590 के बाद 17वीं शताब्दी मन मस्तिष्क के अध्ययन में आ गया, 1875 चेतना के अध्ययन में आ गया, 1895 जो भी है ना, मैंने टाइम लाइन बनाई है। देख रहे हो लाइन? ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप एक कालक्रम, उसकी जर्नी समझ सकें। मैं इसलिए इसको जर्नी बोलता हूँ, है ना। तो ये मैंने एक जर्नी की तरह, ताकि बेटर समझने के लिए मैंने बनाई है। मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगा जो मैंने पहले, जब मेरा पेपर था तब मैंने बनाई थी मेरे लिए, उसी का अपडेटेड वर्जन है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहले है 4th शताब्दी, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। साइकोलॉजी को पढ़ते थे आत्मा के अध्ययन के रूप में, क्लियर। 4th शताब्दी, 4th सेंचुरी BC मतलब बिफोर क्राइसिस। तो उस टाइम पे अरस्तु इसके मैन प्रवक्ता थे। अरस्तु आप जानते होंगे, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, ये तीनों ग्रीस के फिलोसफर थे, जो बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं। तो पहले इसको दर्शन शास्त्रों में पढ़ते थे, पहले साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा मानते थे। अब आप बोलेंगे दर्शन शास्त्र क्या है, तो या तो आप कहीं और पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, ठीक ना। शॉर्ट में बता देता हूँ कि दर्शन शास्त्र है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, दर्शन शास्त्र है बड़ी चीज, जिसमें हम सोचते हैं कि ये धरती कैसे बनी,
क्यों बनी, मतलब बड़े बड़े विचार करते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, बड़े विचार, ठीक ना। कि सबका एक अलग अलग फिलोसफी होती है। कि कोई सोचता है कि कुदरत सब कुछ है, कोई सोचता है कि ब्रह्मांड में भगवान सब कुछ है, कोई सोचता है कि बस इंसानियत है, इंसान ही सब कुछ है। तो ये फिलोसफी है ये। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं उस तरीका के, उस व्यवहार का, कि आदमी सोचता कैसे है, वो क्या व्यवहार करता है, लोगों से कैसे बिहेव करता है, क्या कंडीशन होती है उसके दिमाग में, उसके शरीर में, उसके एनवायरनमेंट की, जब वो ऐसे सोचना शुरू करता है ना। तो शॉर्ट में बताऊं तो क्या क्यों का परम सत्य का जवाब देती है फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, जो बड़ी चीज है, ठीक है ना। और इसकी मतलब अंदर दिमाग का मतलब जो वैज्ञानिक और व्यवहारिक है वो है साइकोलॉजी, जिसमें अपन कैसे सोचते हैं, व्यवहार के पीछे का विज्ञान क्या है, वो अपन खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहले साइकोलॉजी को साथियों अध्ययन मानते थे फिलोसफी का। क्लियर कर पा रहा हूं मैं आपको बात? क्लियर कर पा रहा हूं? तो हाँ, तो अब मेरे साथ में मैंने दो बच्चों को, राजन और अर्चना को बैठाया है, ताकि मैं वीडियो और बेटर बना सकूं, ताकि उनके अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो में भी समझ में नहीं आएगा लोगों को, ठीक है। तो मैंने इनको साथ में लिया ताकि ये अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बताएं, ठीक है। अब देखिए, उसको मनोविज्ञान मतलब आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में अध्ययन करते थे। उसके मेन प्रवक्ता कौन थे? अरस्तु, ये पॉइंट हो गया। फिर उसको समर्थन किसने दिया? प्लेटो, जो अरस्तु के गुरु थे। हिपोक्रेट्स, जो फादर ऑफ मेडिकल साइंस थी ना, मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। रूडोल्फ गायकले, इन्होंने भी समर्थन किया है। क्लियर? अब ये रूडोल्फ गायकले तो नए आदमी हैं, और ये रूडोल्फ गायकले ही क्या है, एक बुक लिखेंगे, ठीक है। कब? कहाँ? चौथी बीसी हो गई। बहुत लंबा टाइम हो गया साथियों। ये आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत लंबा टाइम हो गया, जो चौथी बीसी से लेके 1590, देख पा रहे हो आप? ये बहुत लंबा टाइम हो गया। तो सबसे लंबी जो जर्नी है वो एज आत्मा के अध्ययन में रही है, किसकी? साइकोलॉजी की। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कि रूडोल्फ गायकले ये कौन थे, इन्होंने किया क्या। 1590 में रूडोल्फ गायकले ने अपनी एक विश्व की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी। अब ये साइकोलॉजिया से ही शब्द बना साइकोलॉजी, जहां पे पहली बार मन मस्तिष्क का मनोविज्ञान का नाम उसको मिला। क्लियर कर पा रहे हैं? रूडोल्फ गायकले, ध्यान रखिएगा, 1590 साइकोलॉजिया बुक, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति वही, मतलब स्टार्ट प्रयोग यहां से हुआ शब्द का, ठीक है। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का, वर्ड का यूज यहां पे हुआ है, ठीक है। अब साथियों आते हैं अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक, अब क्या नाम है, आत्मा के अध्ययन के रूप में कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। आत्मा के अध्ययन में चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, एक आदमी, नाम है उनका रेन देकार्ते। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं साइकोलॉजी को फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र से, जहां पे कम वैल्यू मिलती थी उस टाइम पे लोगों विषय को, जैसे आर्ट्स का विषय होता है ना, कम विषय होती है, साइंस को ज्यादा मिलती थी, तो उन्होंने फिलोसफी को साइंस में लाने की प्रयास कर लिया। इन्होंने बोला कि साइंस का विषय एक मतलब कोशिश की। और ये कोशिश क्या था? ये कोशिश ऐसे थी जैसे ठहरे हुए पानी में, लंबे टाइम से ठहरा हुआ पानी, उसमें कंकर मार दिया और ये एक हलचल पैदा हो गई और बहुत बड़ी वेव बन गई, ठीक है। तो देकार्ते ने किया क्या एक्चुअली, उन्होंने दर्शन शास्त्र को, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान बनाने का पहला गंभीर प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? असफल। क्या हो गए? असफल हो गए साहब। क्यों? अब कारण भी मैंने लिखे हैं इसमें, क्योंकि क्यों नकार दिया गया? आत्मा अमूर्त है, मतलब दिखती नहीं, मतलब जो अमूर्त होती है मतलब विजुअल नहीं है, उसको छू नहीं सकते, ठीक है, उसको माप नहीं सकते, उसको देखी नहीं जा सकती, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे अपन? उस विषय में आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए साथियों, जो भी कोई विषय होता है उसके स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, नेट वेट करके पीएचडी करते हैं, तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे जब उसको आत्मा का अध्ययन मान लिया, आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो अब मान लो आप फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करोगे, आप कुछ ना कुछ खोजोगे, जैसे एवी हिल्स ने क्या क्या खोजा था? ऑक्सीजन डेप्थ खोजी थी, है ना। ऐसे आप कोई ना कोई चीजें खोजेंगे, ठीक ना। तो आप भी कोई खोज करेंगे, तो जब कोई
सही लाइन ही नहीं है तो कैसे खोज करेंगे आप लोग, ठीक ना। तो ये सिस्टम था। तो आप लोग इसलिए इसको व्यवहार रूडोल्फ देकार्ते को, इसलिए देकार्ते का जो प्रयास था वो असफल रहा, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि आत्मा का अध्ययन कैसे बना, कैसे फिलोसफी से अलग हुआ, और रूडोल्फ गोएकले ने बुक लिखी, पहली बार साइकोलॉजी नाम आया, और रेने देकार्ते ने 1590 से 1550 तक ये इसको आत्मा के अध्ययन के रूप में, विज्ञान के रूप में लाने का प्रयास किया, साइंस के रूप में। लेकिन आत्मा क्या है, अमूर्त है, इसलिए उसको नाप नहीं सकते और उसको रिजेक्ट हो गया वो, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेकंड, 17वीं सदी आ गई साहब, 17वीं सदी आ गई, और इसको मन मस्तिष्क का अध्ययन बनाने की कोशिश की गई, और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। और उसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? पोम्पोनोजी। ये इटली के आदमी थे पोम्पोनोजी। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, और इसके समर्थन में भी लोग आए। समर्थन में जो लोग आए वो भी पूछ लेते हैं साहब, ठीक ना। वो किसने पूछते हैं? थॉमस, हॉब्स, जॉन लॉक, और इम्यूल कांट और स्पेंजा, ठीक है, ये हैं। अब ये हो तो गया, पोम्पोनोजी ने कर भी दिया, ये इन्होंने मान भी लिया, लेकिन फिर भी इसको नकार दिया गया। कारण क्या रहा, ये समझना साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको नकारा क्यों दिया। लोगों ने बोला कि मन है ना, वो भी अमूर्त है, आत्मा की तरह दिखता नहीं है, मन का मापन असंभव है, कैसे लैब में चेक करें मन को, मन है क्या, वो स्पष्ट नहीं था, फिर स्वरूप भी स्पष्ट नहीं था उसका, ठीक है। अब मस्तिष्क और मन अलग अलग हैं या सेम है, तो ये सारी चीजें हो गई और इसको हटा दिया गया। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं? मतलब इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई, ठीक है साथियों। चलिए दोस्तों, अब अपन आ गए मन मस्तिष्क के बाद, रिजेक्ट हो गया मन मस्तिष्क, अब लोगों ने माना। अब 17वीं 19वीं शताब्दी आ गई, 19th सेंचुरी आ गई, और मनोविज्ञान को पढ़ने जाने लगेगा चेतना का अध्ययन। अब चेतना का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ये कॉन्शियसनेस का जो मैटर था, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके प्रवर्तक हैं वो हैं विलियम जेम्स, ठीक ना। ये विलियम जेम्स यहां लिखा है मैंने, यहां लिखा है मैंने, इसको बड़ा किया है ताकि, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विलियम जेम्स इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है साथियों। तो विलियम जेम्स ने चेतना का अध्ययन स्वीकारा, प्रकाशन उनकी एक बुक थी। ये बुक याद रखने वाली में बातें हैं, जो जिन जिन की बुक पर बता रहा हूं मैं, वो याद रखने वाली बातें, क्वेश्चंस बनते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी किसने? रूडोल्फ गायकले ने, ठीक ना। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी है 1890 में किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने। और इन्होंने इसमें लिखा कि चेतना का अध्ययन है, क्या? साइकोलॉजी चेतना का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि हम भले ही पूरे मन को ना माप सकें, लेकिन इंसान की वर्तमान चेतना, यानी उसकी करंट कॉन्शियसनेस, उसकी यानी वो है जो इस वक्त महसूस कर रहा है, देख रहा है या सोच रहा है, उसका अध्ययन अंतर्दर्शन मतलब उसको पूछ के, अंतर्दर्शन मतलब क्या होता है कि उसके अंदर की बातें पूछ कर उसको अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला ये, अब इसमें लूफोल तो मिलेगा, ठीक है, वो आगे बताऊंगा कैसे मिलेगा। लेकिन उसी समय पे विलियम वाइब्स, जेम्स ली, ठीक है, विलियम वाइब्स, जेम्स ली, टिचनर बड़े विद्वान थे, चैंडविक, और आधुनिक साइकोलॉजी के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंड। अब विलियम वुंड क्यों हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने भी चेतना का अध्ययन स्वीकारा, किसको? साइकोलॉजी को। चलिए साथियों, अब इसकी टाइमलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने 1890 बताया पहले, मैंने 1875 पहले लिखा हुआ है, लेकिन मैंने वो नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये डिमांड थी इसकी कि मैन प्रवर्तक को मैंने पहले बताया, अब टाइमलाइन बता रहा हूं, ठीक है, आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? विलियम जेम्स, ठीक है, जो ये प्रवर्तक हैं, इन्होंने क्या किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम चलता है इनका, और इसमें इन्होंने शैक्षणिक प्रयोगशाला, लेकिन ये डेमो लैब थी, लैब स्थापित करी कि इसको नाप सकें। सीधी बात है, अगर उसको साइंस मान रहे हैं तो साइंस की तो साथियों लैब होती है,
और लैब नहीं है तो फिर काहे की साइंस, है ना। तो जो बोला लैब बना लेगा फिर वही बाप बन जाएगा इसका। और लैब इन्होंने डेमो बनाई, लेकिन लैब किसने बनाई, मैन सक्सेसफुल लैब किसने बनाई, विलियम वुंड। और विलियम वुंड को इसीलिए क्या बोला जाता है, आधुनिक साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का पिता। और वह उन्होंने कहां बनाई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, 1879। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाओ भाइयों, लेकिन ये याद होना चाहिए, 1879 विलियम वुंड लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग जर्मनी में विश्व की प्रथम आधिकारिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। ये इंपॉर्टेंट बात है, हर शब्द का मतलब है, उसको आप समझिए, ठीक है। और यहीं से मनोविज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। यहीं से एक स्टेब्लिश हुआ कि मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, साइंस है, ठीक है। अब ठीक है साथियों, अब इसके बाद में इन्होंने भी क्या है, चेतना का अध्ययन स्वीकारा है, ठीक है। अब जी स्टैनली हॉल ने भी क्या है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में यूएसए में ही अमेरिका की प्रथम आधिकारिक प्रयोगशाला स्थापित की। देखिए साथियों, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मैंने पढ़ा था एक वीडियो में कि 1883 में जो इन्होंने किया है स्टैनली हॉल्स ने, ये पहले किया था, और मतलब टाइमलाइन में विलियम वुड से पहले स्थापित की, और ये फेल हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल मैंने रिसर्च करके गूगल से सारा किया, आप भी कर लेना, ठीक है। अपना आंख मीच के विश्वास नहीं कर सकते कहीं पे। ये एक छोटा सा पॉइंट है, मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ कि इस वीडियो में उसने क्यों बोला, लेकिन उसने बोला था तो आप चेक कर लेना। मेरे दिमाग में था कि स्टैनली हॉल ने पहली लैब खोली और वो फेल हो गई, उसके बाद में विलियम वुड ने खोली और वो कामयाब हुए, तो उनको माना जाता है। लेकिन फिलहाल इंटरनेट पे या फिर जहां पे मैंने बुक्स में भी देखा, तो विलियम वुड ने पहले ही खोल दी थी लैब, और फिर प्रयास किया जी स्टैनली हॉल ने, या फिर जीएस हॉल बोल सकते हैं इनको, इन्होंने यूएसए में स्टार्ट किया, ठीक है। और ये 1883 में इन्होंने खोली, और जो कि इतनी प्रचलित नहीं हुई, ठीक है ना। और ये एसएफएल की बात मेरे को उस वीडियो में मिली थी, लेकिन बाकी किताबों में नहीं मिली, ठीक है। तो ये हो गया एक तो, ठीक है। अब उसके बाद में, अब एक साइड में मैंने ये लैब्स का, जो लैब है प्रयोगशालाएं खोली गई हैं, उनका मैंने कालक्रम दिया है। आपकी राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि मैंने सारी लैब्स का है ना, ये दे रखा है, ठीक है। लिप्जिंग जर्मनी में खुली, जॉन हॉपकिंस, और ये सारा मैंने दे रखा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इसमें कुछ खास बड़ा सिस्टम है नहीं, जो मैंने बताया वही है, तो अलग से देखा पर थोड़ा सा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सिगमंड फ्रेड। अब सिगमंड फ्रेड आते हैं, ये भी एक तोप है, साइकोलॉजी की एक तोप है। क्या किया इन्होंने 1890 में ही, उसी साल जिस साल बुक छपी थी 1890 में, सिगमंड फ्रेड ने क्या किया, इन्होंने बताया कि कॉन्शियसनेस मतलब चेतना है, वो जो बाहर है, जो बाहर अपन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं उस टाइम पे, एट द टाइम सोच रहे हैं, वो सिर्फ 10% है। बाकी इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, सब कॉन्शियसनेस मतलब अर्धचेतन मन, और अचेतन मतलब अनकॉन्शियस। मतलब चेतना को इसने 3 टुकड़ों में बांट दिया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, मतलब कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये सिगमंड फ्रेड ने ही माना था। आप बड़े बड़े वीडियो में सुनते ना कि अपने अनकॉन्शियस माइंड की पावर जगाओ, फलान करो, ये करो। ये सिगमंड फ्रेड की थ्योरी थी, उन्होंने ही ये इन्वेंट किया है, समझ रहे हो आप। तो ये हाँ, रील्स में अपन चेक देखते हैं ना आजकल, ये कि अपने अचेतन मन की, अर्धचेतन मन की, अनकॉन्शियसनेस की पावर जगाओ और वो बन जाओ, बहुत बलवान बन जाओ, फलान बन जाओ, है ना, काफी जाती है। तो ये क्या है, ये सिगमंड फ्रेड ने दिया था। अब इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, तो विलियम जेम्स वाली बात दिक्कत में आ गई, वो ऑटोमेटिक दिक्कत में आई, क्योंकि 3 टाइप की अगर चेतना होती है और लोगों ने मान भी लिया इसको, तो फिर, और देखो ये बहुत मस्त चित्र बना रखा है। जब हम अपन बर्फ को डालते हैं तो 10% ऊपर रहता है, 90% नीचे होता है उसका भाग, ठीक है। वैसे ही चेतना को इन्होंने बताया कि ये तो 10% ही होता है। जब हम सोच रहे हैं, जिस समय पर अपना बात कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका चेतन, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ 10% है। अलग चीजें बहुत सारी आपके बाहर घूमती रहती हैं। मैं बनाता हूं, देखिए, हाँ, ये है 10 कॉन्शियसनेस, जहां आप कॉन्शियस करते हैं। ये जो वो विचार हैं जहां पे आप चल रहे हैं अभी 10%। अब ये होता है सबकॉन्शियस, जहां आपको मतलब रात को सपने आ जाते हैं, या फिर आप जोर लगाते हैं किसी बात पे, या फिर किसी बात को देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो पहले देखी हुई है। वो विचार यहाँ पे रहते हैं, दिमाग उनको यहाँ पे छोड़ देता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगते उसको, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको यहाँ पे रखता है,
ठीक है, और जो कम इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको बाहर छोड़ देता है, और फिर जो दिमाग को लगता है कि ये काम ही नहीं आने वाली चीजें हैं, उनको अनकॉन्शियस वो यहां पे रहते हैं, जो अपने सपनों में रहते हैं। ठीक है, सपने मैंने पहले बता दिए, शायद इसमें होगा। ठीक है, लेकिन मतलब दिमाग उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से विचार को या फिर इंफॉर्मेशन को दूर या फिर बाहर करता रहता है। ठीक ना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में बांट देता है। ठीक है साथियों, मैंने कोशिश की थोड़ा सा समझाने की। अब आते हैं विलियम मैकडूगल। मतलब चेतना को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया किसने? सिगमंड फ्रेड ने। अब विलियम मैकडूगल को पता नहीं क्या एलर्जी थी विलियम जेम्स से। विलियम मैकडूगल ने बोला अपनी एक बुक में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, उन्होंने इसमें बोला कि चेतना की परिभाषा का, इस चेतना की परिभाषा का मतलब साइकोलॉजी को एज चेतना, कॉन्शियसनेस पढ़ना उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, कि चेतना का अध्ययन नकारा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, खुद उनके शब्द हैं कि यह मनोविज्ञान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह इस चेतना के रूप में पढ़ा जाए। उन्होंने इसका खंडन किया। मतलब ठीक है, ये यहां पे कहानियां हुई हैं चेतना वाले सिस्टम में। और अपने भारत में कलकत्ता में, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एन सेन गुप्ता, क्योंकि अपन तो भारत का एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो 1950 मतलब 1915 और 16 के अंदर एन सेन गुप्ता ने एक लैब स्थापित की यहाँ पे भारत में। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं? अब ये आनी चाहिए थी टाइमलाइन के हिसाब से बाद में, क्योंकि नेक्स्ट व्यवहार का दिन 13 में आएगा, 1913 में आना चाहिए था बाद में, लेकिन लिखा है यहाँ पे क्योंकि लैब का मामला चल रहा था, तो मैंने यहीं पे सेट लगा, आगे ठीक नहीं जचता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, छोटा सा ये झोल है। ठीक है, अब चलते हैं कि चेतना के अध्ययन को क्यों नकारा गया। ठीक है, चेतना के अध्ययन को नकारा क्यों गया? तो साथियों, चेतना क्या है? चेतना को भी अमूर्त बताया कि भाई ये भी देखी नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। ठीक है, मैंने बताया था कि कैसे कैसे चेतना को, उन्होंने बोला था कि चेतना को क्या है, पूछ के महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, नाप सकते हैं, है ना। लेकिन नाप तो सकते हैं, लेकिन कुत्तों की नाप सकते हैं क्या? बच्चों की नाप सकते हैं क्या? और आदमी झूठ भी तो बोल सकता है कि महसूस कुछ कर रहा हो और बोल कुछ रहा हो। तो एक ठोस सिस्टम नहीं हुआ, वैज्ञानिक सिस्टम हुआ नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, एक बार मैं लाइन पढ़ता हूं, चेतना अमूर्त, सब्जेक्टिव और मापने में कठिन थी, इसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना संभव नहीं था, इसलिए इसका खंडन हो गया। मैं समझता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो अब इसके बाद में व्यवहार के अध्ययन। अब ये नया आदमी आया साहब, जेबी वॉटसन। ये जेबी वॉटसन आए हैं और इन्होंने बुक लिखी साइकोलॉजी एज बिहेवियरिस्टिक व्यू, और इसमें इन्होंने व्यवहार का अध्ययन मतलब साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को क्या बताया? व्यवहार का अध्ययन। 20वीं शताब्दी 1913 शताब्दियों का आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब होता है। शताब्दी जैसे 21वीं चल रही है तो 2000 चल रही है, अगर 20वीं चल रही होती तो 1900 चल रही होंगे। ठीक है ना, शताब्दी को आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या होती है शताब्दी, और उनमें कौन सी साल चल रही है। 100 साल की एक शताब्दी होती है, ठीक है, उनमें क्या चलता है, कौन सी ईयर कौन सी चलती है उन शताब्दियों में, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा बता दिया आपको आइडिया। अब जेबी वॉटसन क्या बोले कि व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसको अब व्यवहार के अध्ययन क्यों मान लिया गया? क्योंकि वह प्रत्यक्ष है। ठीक है ना भाई, कोई व्यवहार करता है तो दिखता तो है ही, क्या व्यवहार कर रहा है, वो रो रहा है, हंस रहा है, नहीं, जैसा भी व्यवहार होता है वो दिखता है। अब व्यवहार को मापा भी जा सकता है कि कितना बेटर कर रहा है, कितना ज्यादा दुखी है, कितना ज्यादा खुश है, नहीं, क्या देख सकते हैं अपन। वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है। ठीक ना, वैज्ञानिक है, वस्तुनिष्ठ है, सत्यापन योग्य है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान की नींव व्यवहार पर आधारित हुई। ठीक ना, आधारित हुई, ठीक है, इसकी नींव, क्योंकि अब जो चल रहा है वो क्या है? व्यवहार के अध्ययन में चल रहे हैं। अभी आपको कोई पूछ ले कि मनोविज्ञान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, प्रत्यक्ष है, व्यवहार को मापा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, और सारों में मतलब हर जगह सेम एक्सपेरिमेंट इसमें हो सकते हैं। व्यवहार
ठीक है। और 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा कैसे बोला गया? जेबी वॉटसन। ठीक है, इन्होंने बोला कि मेरे को एक बच्चा दीजिए जिसको मैं डाकू, चोर, वैज्ञानिक, इंजीनियर या फिर टीचर कुछ भी बना सकता हूं। ठीक है, इन्होंने डायलॉग मार दिया। ठीक है। अब देखते हैं अपन कि वुडवर्थ, अब ये हो गया, अब फिलहाल चल रहा है व्यवहार के अध्ययन में। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्यवहार हमेशा धनात्मक होता है। व्यवहार हमेशा, ये शायद इसमें पॉइंट लिखा नहीं गया क्या, मैं अपडेट करता हूं साथियों, तो आप देखना, व्यवहार हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होता है। ठीक ना, जो अपन ने पहले सीख लिया, भाई अपन कहीं पे दुकान पे मान लो ठगी गए कहीं पे, तो नेक्स्ट टाइम अपन ठगे थोड़े ना जाएंगे। तो व्यवहार हमेशा सीखते रहते हैं अपन एक चीज से, ठीक ना, जो हमेशा घटता नहीं है, व्यवहार बढ़ता रहता है। तो ये भी एक पॉइंट था कि व्यवहार हमेशा धनात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक ना, प्लस होता रहता है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट था कि व्यवहार का अध्ययन माना गया। ठीक है, अब वुडवर्थ की वही लाइन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का परित्याग किया, उसके बाद वह अपनी चेतना खोई और अंत में वह व्यवहार के रूप में अपनाए हुए व्यवहार के। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्लियर? ये आपका हो गया मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की जर्नी आपने कर ली है। आप पहुंच चुके हैं, आत्मा के ऊपर थे आप, और आप फिर आत्मा से मन मस्तिष्क पे आए, फिर चेतना पे आए, और फिर अब आ गया साथियों व्यवहार। थैंक यू देखने के लिए। आपको बढ़िया लगा तो कमेंट एंड लाइक कीजिएगा। ये बेसिक टॉपिक था इसका। अब आप साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आज़ाद हैं और आगे पढ़ेंगे, इसमें और वीडियो डालता रहूँगा मैं। ठीक है, और ऐसे अगर वीडियोस आपको पसंद हैं तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ये फिनिश हो चुका है वीडियो, और इसमें क्या है देखिए, मैं आपको मेरा दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। पहले जब मैं थर्ड ग्रेड पीटी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये मेरे ही नोट्स थे, व्यवहार की जर्नी है ना, साइकोलॉजी की जर्नी, मैंने ये बनाया था। और इसी के आधार पे मेरे को आइडिया आया कि यार एक पेज में अगर अपन कराते रहे बच्चों को तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए है कि आप लोग को वीडियो लंबा बनता है अपना, कि अपन पूरा डिटेल एकदम समझ लें। और नोट्स एक पेज में होते हैं, ताकि एक तो पता चल जाए कि मैटर कितना पढ़ना है, क्या क्या तब उसमें क्या क्या पढ़ना कितना है वो आता है समझ में। दूसरी बात क्या है, उसको रिपीट करना सबसे बड़ी बात है कि अपन पेपर की तैयारी करते हैं तो रिपीट करना ही पड़ता है। 3-4 बार आपने टॉपिक सिलेबस रिपीट नहीं किया तो आप पेपर नहीं कर पाओगे बढ़िया तरीके से। तो रिपीट करने में टाइम कम लगे उसके लिए वो एक पेज में घुसेड़ दिया। भाई नोट्स क्या हैं, लंबा तो किताबों में भी लिखा है, लेकिन नोट्स क्या हैं, वो जो शॉर्ट में हो जाएं, शॉर्टेस्ट वे में, कि देखते ही समझ में आ जाएं। ठीक ना, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा हेल्प करो, और इस चैनल में थोड़ा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ एंड सब बढ़ाओ। थैंक यू।